बघा, महाराष्ट्राची स्वाभिमान गुजरातच्या चरणी गहाण ठेवून महाराष्ट्राच्या अस्मितेला धुळीस मिळवून या सरकारने 2.5 वर्ष जो कारभार केला त्याचा बदला घेण्याची वेळ आता मतदारांना ती संधी ही मतदारांना आता आलेली आहे। आणि या महाराष्ट्राला उद्ध्वस्त करणाऱ्यांचा, महाराष्ट्राच्या स्वाभिमान असलेल्या छत्रपती शिवरायांचा पुतळ्यामध्ये कमिशन खाणाऱ्यांचा बदला घेण्याची वेळ महाराष्ट्रातील मतदारावर आली आहे आणि तो बदला नक्की मतदार घेतील हा आम्हाला विश्वास आहे। महाराष्ट्रामध्ये महायुतीचं सरकार आल्यापासून महाराष्ट्राची अधोगती झाली आहे। गुजरातला पुढे नेऊन महाराष्ट्राला मागे नेण्याचं पाप महायुती सरकारने केलेलं आहे। महाराष्ट्रातले उद्योग पळवून महाराष्ट्रातली तरुणाच्या जीवनाशी खेळ खेळण्याचं काम या लोकांनी केलं आहे। कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तर धिंडवडे निघाले, नावालाही शिल्लक राहिली नाही। दिवसा ढवळ्या महाराष्ट्रामध्ये गोळीबार होतो, महिलांवर अत्याचार होतात, मुलीवर अत्याचार होतात। गृहमंत्र्याच्या जिल्ह्यामध्ये 6 महिन्याच्या आत 157 महिलांवर रेप होतो, मुलीवर रेप होतो। हे मी नाही म्हणत, हे यामध्ये आम्ही माहितीच्या अधिकारात आलेल्या माहितीतून उघड झालेला आहे। याचा अर्थ असा, हे सरकार चालवण्याच्या लायकीचे होते का? महाराष्ट्रातील शेतकरी 7 शेतकरी रोज आत्महत्या करतात। महाराष्ट्रामध्ये कायदा सुव्यवस्था नाही, शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव नाही। कालच मराठवाड्यामध्ये एका व्यापाऱ्याला शेतकऱ्यांनी मारहाण केली, कारण हमीभावाच्या खाली 3900 रुपयांनी बोली बोलली होती त्यांनी। सरकार मोदी येऊन गेलेत, नरेंद्र मोदी वर्धा जिल्ह्यात, आणि त्यांनी सांगितलं की शेतकऱ्याला आम्ही डबल भाव देतो आहोत। म्हणजे जुमलेबाजी किती करायची आणि देशाच्या पंतप्रधानांनी किती खोटं बोलायचं, याला सुद्धा मर्यादा या पंतप्रधानांनी ओलांडल्या आहेत। इतका खोटं बोलणारा कधी पंतप्रधान असू शकतो का? कारण 3900 रुपये शेतकऱ्याला सोयाबीनला भाव मिळतो आणि ते डबल भाव मिळले म्हणून सांगतायत। हमी भाव हा 5000 5200 आहे। हे असे अनेक विषय आहेत। महागाईने उच्चांक गाठलाय, महिला सुरक्षित नाहीत, आणि निवडणूक आयोगाने कदाचित 10 दिवस त्यांना त्यासाठी दिलं असेल की उद्घाटन करा, जाहिराती करा, महाराष्ट्राची तिजोरी उद्ध्वस्त साफ करा, महाराष्ट्रात तिजोरीतून पैसा घेऊन स्वतःची पाठ तोपटून घ्या, पानभर जाहिरात द्या। आता आम्ही तेलंगणा सरकारशी संपर्क केला, ती महालक्ष्मी योजना बंद झालेली नाही, ते यांना कोर्टात खिचणार आहेत। तर आम्ही बोललो त्यांच्याशी, गुजरात ही योजना पैसे 3-3 महिने मध्य प्रदेशात दिले जात नाही, ते छापायला लाज वाटते यांना, आणि फ्रंटवर सांगतात झारखंडमध्ये दिले नाहीत, तेलंगणामध्ये दिले नाहीत, कर्नाटकामध्ये दिले नाही म्हणून सांगताय। स्वतःचं पाप लपवण्यासाठी तुम्ही हे धंदे करताय। महाराष्ट्रामध्ये आज 2 लाख कोटीचे निविदेचे बिल थकीत आहे, अनेक विभागाचे, PWD, इरिगेशन, सगळे विभाग मिळून हॅमचे असतील 40,000 कोटी रुपये एकट्या PWDचे थांबलेले आहेत। आणि सर्व कंत्राटदार आता कामावर बहिष्कार टाकून काम करत नाही आहे। म्हणजे 2 लाख कोटी रुपये जर तुमचे कंत्राटांचे बिल थांबले असतील तर पुढे काय होईल हे सांगता येणार नाही। तरतूद 50 कोटीची, मात्र टेंडर 3000 कोटीचा। अशा प्रकारे महाराष्ट्राला उद्ध्वस्त करण्याचं पाप केलेलं आहे। सत्ताधारी पक्षातील नेत्यावर गोळीबार होतो, त्यांची हत्या होते, याचाच अर्थ राज्यात कायदा सुव्यवस्था राहिली काय हे गृहमंत्र्यांनी आणि महायुती सरकारने स्पष्ट केलं पाहिजेत। अशा महाभ्रष्टाचारी 7 लाख कोटीचे टेंडर 2.5 वर्षामध्ये यांनी मॅनेज करून वाटलेत, अभाऊ वाटलेत। 550 एकर जमीन यांनी गुजरातच्या उद्योगपतीच्या घशात घातली। 550 एकर जमीन
2.5 लाख कोटीची किंमत आहे त्यांची. सगळे भूखंड आमदारांनी त्यांच्या बगलबच्च्यांनी वाटून घेतलेत, ज्याची किंमत करोडो रुपये आहे. आणि हे सगळं होत असताना महाराष्ट्रातील जनता या संधीची वाट बघत होते की या नालायक सरकारला, नतभ्रष्ट सरकारला आम्ही सत्तेबाहेर कधी काढू. आणि तो दिवस आता जवळ आला आहे. म्हणून महाराष्ट्रातील जनता महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाची लढाई, महाराष्ट्र धर्माची लढाई ही जनता लढेल, हा आम्हाला विश्वास आहे. एक नालायक राज्यपाल या राज्यात आला होता. तो केवळ राजकारण करायसाठी तो आलेला होता. त्याची टोपीचा रंग मी सांगणार नाही, पण त्याची नियत मी मात्र नक्की सांगेल. अशामुळे आम्ही दिलेली यादी थांबवली की राजकारणाशी संबंधित आहेत. आणि आत्ता घोषित केलेले लोक काय पुजारी आहेत, काय समाजसेवी आहेत, समाजसेवी आहेत, कोण आहेत ही? यांचा काय राजकारणाशी संबंध नाही. या राज्यपालांची यादी केली, आम्ही लढाई लढतो, 23 तारखेला त्याचा फैसला आहे. पण सरकारने मात्र न्यायालयाचा निर्णय, किती ठाम विश्वास आहे या सरकारला, तो निर्णय आमच्याच बाजूला येईल. म्हणजे न्यायालय सुद्धा निर्णय आधीच यांना कळतो का, यांना कळला आहे का, हा प्रश्न इथे निर्माण होतो. आणि म्हणून आचारसंहिता घोषित होण्याच्या 6 तास आधी, 4 तास आधी ही मंडळी त्यांची नियुक्ती करून घेत आहेत आणि त्यांचा शपथविधी घेत आहेत. म्हणजेच या राज्यामध्ये कायद्याने राज्य चालतो का, न्यायाने राज्य चालतो का, हा खरा प्रश्न इथे निर्माण झालेला आहे. आम्ही लढाई लढू, पुढेही लढू, आम्ही न्यायालयात जाऊ, परंतु निवडणूक आयोग तिथपर्यंत थांबलेला आहे की राज्यपालाची नियुक्ती करून टाका, मगच मी घोषणा करतो. हे त्या निवडणूक आयोगाला सांगायचं होतं का, किंवा त्यांच्या मनात असा काही हेतू होता का, हा खरा प्रश्न इथे उपस्थित होतो. म्हणून न्यायालयाचा निर्णय येणे अपेक्षित असताना किंवा पुढे असताना ही नियुक्ती म्हणजे असंविधानिक नियुक्ती आहे असं आम्ही मानतो. खरं तर मुख्यमंत्री निवडणूक झाल्यानंतर नवीन सरकार गठन होतपर्यंत कधी आपला स्टाफ बदलत नाही आत्तापर्यंतच्या इतिहासात. आणि नवीन त्यावेळेस काही वेळास त्यांना हंगामी मुख्यमंत्री म्हणूनही काम करावं लागतं. त्यामुळे नवीन सरकार होण्याच्या अगोदर, निवडणूक जाहीर होण्याच्या अगोदर जर या बदल्या झाल्या असतील तर मुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाने वाइंडअप सुरू केलेला आहे, हा त्याचा अर्थ आहे. म्हणजे त्यांना कळून चुकलं आहे म्हणून वाइंडअपचं काम केलेलं आहे. नहीं, देखिए महाराष्ट्र की जनता इस चुनाव को इंतजार में थी, क्योंकि इस सरकार ने महाराष्ट्र के स्वाभिमान को गुजरात के चरणों में सर झुकाकर अर्पण किया था. ये सरकार महाराष्ट्र के नेता के भरोसे नहीं तो गुजरात के इंस्ट्रक्शन से काम करती थी, गुजरात के सूचना के अनुसार काम करती थी. इन लोगों ने जितने सारे उद्योग है पूरा गुजरात को देकर अपनी स्वामी निष्ठा सिद्ध की है. तो ये महाराष्ट्र के धर्म को डुबाने वाले, महाराष्ट्र के धर्म के साथ गद्दारी करने वाले, ऐसी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए जनता इंतजार में बैठी है. और मुझे पूरा विश्वास है कि इनको इनकी जगह महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी. हम चुनाव के लिए तैयार हैं. नहीं, ये मामला अभी रिजल्ट इसके आने से है. 23 तारीख को इस बारे में कोर्ट ने फैसला सुनाने वाले हैं. तो इतनी जल्दबाजी क्यों थी? ये किस तरह से ये निर्णय लिया गया? राज्यपाल ने स्वाक्षरी की और उसका नोटिफिकेशन भी निकल गया, अभी ओथ भी होने वाली उनकी. तो ये सब पता इससे चलता है कि
ये सरकार को कि कल आने वाला निर्णय इनके पक्ष में होगा, इसका पता होगा, या न्यायालय क्या निर्णय देने वाले इस बारे में इनको जानकारी होगी। अब यही पता लगता है कि न्यायालय का कल का निर्णय सरकार के फेवर में होगा या ये नियुक्ति के फेवर में होगा, तो कुछ बदबू सी इस बारे में हमें आती है। नहीं, वो तो हमारे यादी हमने भेजी थी। अब उन्होंने कहा था कि ये पॉलिटिशियन है, ये नियुक्तियां नहीं कर सकते। वो था एक महाराष्ट्र में कलंक था, ऐसे कोई राज्यपाल होता है, मैं उसके टोपी का उसके कैप का मैं कलर नहीं बताऊंगा, पर उनकी जो राजनीति थी, ऐसा गंदगी महाराष्ट्र, ऐसा पॉलिटिशियन, ये ऐसा गवर्नर महाराष्ट्र में कभी होगा ही नहीं, ऐसा वो एक नाम था। ऐसे लोगों ऐसे इन्होंने जो नाकारा था, तो आज जो नियुक्ति की गई, यह पॉलिटिशियन नहीं है, ये क्या सोशल वर्कर है, सामाजिक कार्यक्रम है, इन्होंने चुनाव नहीं लड़े हैं इसमें से। तो इसका मतलब यही होता है कि ये जानबूझ कर किया गया, कानून को ताक पर रखकर किया गया, कानून से इनको डर नहीं है, कानून अपने हाथ में है, हमारा कानून कोई बिगाड़ नहीं सकता, हमारा कुछ भी कानून से कुछ आड़ा नहीं हो सकता, टेढ़ा नहीं हो सकता, ऐसी भूमिका ये सरकार की दिखती है। और न्यायालय को निर्णय को भी ये समझते हैं कि वो न्यायालय या जुडिशरी हमारे इशारे पर काम करेगी, इतना विश्वास भी इनको है। ऐसा है, गद्दारी करके कोई दाढ़ी हो या बाड़ी हो, गद्दार तो गद्दार होता है, चाहे दाढ़ी हो या बाड़ी कितनी भी पहलवान की हो, उसके ऊपर तो सिक्का वही लगा है। सरकार गिराना और लोगों पार्टी तोड़ना ये मर्दूनगी नहीं होती है, ये मर्दानगी नहीं होती है, ये भगोड़े होते हैं जो गुजरात से जाकर गुवाहाटी से लेकर वाया गोवा आते। इस स्वाभिमान की बात इन्होंने नहीं करना चाहिए। जिन्होंने भारतीय जनता पक्ष के साथ में शिवसेना बीजेपी का अलायंस था, तब यही एकनाथ शिंदे रो रहे थे, रिजाइन जेब में लेकर घूम रहे थे उनके नेतागण, तब इन्होंने रोके बात कहा कि हम इनके साथ में रहेंगे तो हमारी पार्टी को ये लोग खत्म कर देंगे। तो अभी ईडी और सीबीआई से बचने के लिए जो इन्होंने तोड़फोड़ की, तो इनको स्वाभिमान की बात का सवाल ही नहीं आता बात करने का। वो तो पेगासस से लेकर तो जो कोई अभी इस बारे में क्या बोले कि फोन टैपिंग, ये सब आया है। सत्ता बदलेगी तब हम बताएंगे, आज इस बारे में ज्यादा बात करने की नहीं। पर ईवीएम हैक हो सकता है, बहुत सारे लोगों का कहना है। अब ईवीएम पे चुनाव न हो, यह भी एक तबका, बड़े तबका इस बारे में बात करता है और विरोध भी करता है। सीट बंटवारे का क्या मौजूदा स्टेटस है? हमने 222 सीट फाइनल कर चुके हैं, बाकी बचे वाले कल फाइनल हो जाएंगे। नहीं, 13 सीटें मुंबई में बीजेपी अपना शिवसेना उद्धव ठाकरे की फाइनल हुई है, 8 सीट कांग्रेस की हुई है, 1 सीट समाजवादी की फाइनल हो चुकी है, और बाकी 8 सीटों पर हम लोग चर्चा जारी है, और 6 सीट जो बाकी है वो बांटने के लिए कोई अड़चन नहीं। इसके अलावा मुस्लिम समाज लगातार मांग कर रहा है कि उन्हें प्रतिनिधित्व मिले, उसको लेकर आपकी क्या? नहीं, निश्चित रूप से उनकी मांग जायज है, और उनको जहां पे जीतने की संभावना है वहां पे उनको चांस देना चाहिए। यह हमारा सबका एक साथ एक मत है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में आप सबसे बड़े दल बनकर उभरे थे, तो क्या इस बार सीट बंटवारे में ज्यादातर सीटें कांग्रेस को मिलेगी या 100 से ज्यादा आप उम्मीद कर रहे हैं? देखो, आपस में ज्यादा सीटें कम सीटें ये नहीं, तो महायुति को सत्ता से पदच्युत करना, सत्ता से हकालना, यह हमारा उद्देश्य है। इसलिए हम लोग एक साथ लड़ना चाहते हैं, और हमें पूरा विश्वास है, कोई कितना भी कहे, हम तीनों पार्टियां महाविकास आघाड़ी एक साथ लड़ेगी, 288 जगह पे, 288 जगह पे एक साथ लड़ेगी और सत्ता परिवर्तन करेगी, यह हमें विश्वास है। सर, झारखंड में आपकी पार्टी और अपोजिशन के लोगों ने चुनाव आयोग से अपील की है कि फेयर चुनाव कराएं, यानी कि चुनाव आयोग डाउटफुल है अपोजिशन पार्टी के
चुनाव तो डाउटफुल ये हरियाणा में भी दिखा, जो हुआ है उसके बारे में विश्लेषण की जरूरत नहीं थी। बहुत सारे हमारे प्रवक्ता ने भी कहा था, जो मशीन का यूज किया गया था वो मशीन 99% उसकी चार्ज थी। मशीन का सेल डाउन होना चाहिए, पर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ इसका जवाब, बैटरी का सेल जैसा होता है कि जो अपन बैटरी यूज़ करते हैं उसमें जो सेल डालते हैं तो जितना जल्दी हो चलती है उतना तो डाउन होना है, पर ऐसे नहीं होता है कि 99% इतना चलने के बाद दिन भर। इसका जवाब उन्होंने इस बारे में विस्तृत जानकारी मीडिया को दे चुके हैं। ये संशय तो है। और आज भी राज्य के अंदर में डीजी जिनको एक्सटेंशन पे रहती है, तो हम लोग फेयर चुनाव की भाषा किस तरह से करेंगे? उसको हटाने के लिए हमने लेटर दे चुके हैं कि वो रहते हुए फेयर चुनाव नहीं सकते महाराष्ट्र के अंदर में। तो वहाँ तो झारखंड है, झारखंड की यंत्रणा जो लगा चुके हैं मोदी सरकार ने, सेंट्रल की पूरी यंत्रणा, तो इससे फेयर चुनाव की मांग करना जायज है, ऐसा मुझे लगता है। इसके अलावा कल राहुल जी के साथ आप लोगों की बैठक हुई, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, तो उस बारे में इसका बताएं। ये पूरा चुनाव को लेकर ही चर्चा हुई, राजनीति को लेकर चर्चा हुई, अलायंस को लेकर चर्चा हुई और रीजन वाइज चर्चा हुई कि क्या रीजन में क्या स्थिति है और कितने सीटों का बंटवारा अभी तक फाइनल हुआ है, इस बारे में भी चर्चा हुई। और बात ये भी हाईकमान ने कही कि पूरा का पूरा यूनाइटेड इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी करके यूनाइटेड होकर चुनाव को सामने जाओ, ये बात वहाँ पे चर्चा में आई। कुछ स्ट्रैटेजी होती है वो प्रेस के सामने बताने की जरूरत नहीं होती है। स्ट्रैटेजी अगर ओपन करे तो दूसरों को पता चलेगी। सर, हरियाणा चुनाव की गलतियों से क्या सीखा है महाविकास? निश्चित रूप से हरियाणा से हमने बहुत कुछ सीखा है। हरियाणा में जो भाजपा ने जो खेला था वो महाराष्ट्र में नहीं होगा। महाराष्ट्र ये अलग राष्ट्र है, तो इसमें कोई कितना भी प्रयास करे, कितनी भी पेपर भर के जाहिरात किए, कोई नाम बदल कर भाऊ कहे, कोई नाम बदल कर भाई कहे, खुद को दादा कहे, दादा भी नहीं काम आएगा, भाऊ भी नहीं आएगा, ना भाई भी नहीं आएगा। ये सब फेल हो चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर में, और जाहिरात के भरोसे वोट पाने की पूरी कोशिश कर रहे और झूठ नैरेटिव ये भरोसे ये राजनीति या चुनाव आगे जाना चाहते हैं। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जनता इनका बंदोबस्त करेगी।